तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो आयुष्मान भारत का आर्किटेक्चर पढ़ना है। ये एक न्यू फाउंडेशन है हमारे न्यू हेल्थ केयर सिस्टम का। तो पहले हमें न्यू हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए क्यों? तो फॉल्टी लाइंस को जानना जरूरी है कि डिकेड्स मतलब एक पूरे दशकों से सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन से जो क्या हो रहा था कि गरीबों की पूरी सेविंग्स खत्म हो जा रही थी। उनको पुश बैक टू द पॉवर्टी हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था कि हाई पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा था। फैमिलीज जो थे उनको फोर्स किया जाता था कि आपको ये पूरा फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ेगा। कोई इंश्योरेंस प्रोग्राम इतना पेनिट्रेट नहीं किया था इंडियन पॉपुलेशन को। इंश्योरेंस उतना था ही नहीं। पब्लिक सर्विसेज ओवरबर्डन थी और प्राइवेट सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो यहाँ पर कोई वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर स्ट्रक्चरल करेक्शन की जरूरत थी सिंपली। अगर आप आयुष्मान भारत को देखोगे तो ये एक दो पिलर स्ट्रक्चर में आता है। पहला जो होता है वो आपका फाइनेंशियल इंश्योरेंस या फाइनेंशियल कवरेज के लिए होता है। दूसरा जो होता है वो आपका हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा, जहां पर सिक्योर किया जाता है फैमिलीज को कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स और कैटेस्ट्रॉफिक हॉस्पिटल एक्सपेंसेस से, जो मेनली सेकेंडरी और टर्शरी केयर में दिया जाता है। अगर हम सेकंड पिलर की बात करें वो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर दिया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग किया जाता है हेल्थनेस एंड वेलनेस सेंटर्स को, जो पहले सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीजेस और इम्यूनाइजेशन और मैटरनल बेनिफिट से फोकस करते थे, उसका एम्बेड बढ़ा दिया जाता है। ये एक पैकेज डील होती है। तो हम अगर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इसमें कोई पुअर फैमिली को डिनाई नहीं किया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन और या हॉस्पिटल केयर, बिकॉज वो पे नहीं कर सकते। इसमें मैसिव कवरेज किया गया था। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया गया। टारगेटेड बेनिफिशरीज जो थे वो 40% ऑफ द पॉपुलेशन थे, जो ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा पे निकाला गया। मतलब ऐसा क्यों था कि ये जो 40% पॉपुलेशन है आइडेंटिफाई किया है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा, जो 10 साल पुराना, मतलब बहुत सॉरी 2011 का है। इतना पुराना डाटा क्यों यूज करें? क्योंकि मेनली इनकम बेस्ड जो होता है वो मैनिपुलेटिव होता है, पर ये मैनिपुलेटिव नहीं होगा। फिर आता है नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी। नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर है कहीं भी, बिहार, कर्नाटका, किधर का भी, वो दिल्ली, मुंबई जाके अपने इलाज करा सकता है विदाउट एनी पेपर वर्क हर्डल्स, या कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है। एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपको अपफ्रंट पेमेंट करने की जरूरत है। तो ये 5 लाख पर फैमिली पर ईयर देता है, हर साल रिन्यू होता जाता है। सेकेंड जो पिलर है वो है प्रिवेंटिव फाउंडेशन विथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। देखो बात यह है कि जो हम कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट से बचाना चाहते हैं, बार बार नहीं चाहते कि कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट हो किसी की लाइफ में, क्योंकि वो एक लास्ट डेटरमेंटल स्टेज तक पहुंच जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए मंथली नॉमिनल कॉस्ट पे रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए एक अच्छी इफिशिएंट हेल्थ केयर सेंटर्स की जरूरत है। उसी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच लेके आए, जो आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में देखने को मिला होगा। ये मेनली हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए था और अर्ली डिटेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशंस के लिए था। इस प्रोग्राम या इस पैकेज को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है। ओल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर क्या था? उसमें लिमिटेड सर्विसेज थे, जैसे मैटरनल हेल्थ हुआ, इम्यूनाइजेशन हुआ, कम्युनिकेबल डिसीजेज हुए। पर आज का एम्बिट बहुत ज्यादा बड़ा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है कितना बड़ा हो गया है। इसमें इम्यूनाइजेशन है, मैटरनल हेल्थ है, नॉन कम्युनिकल डिसीज है, पैलिएटिव केयर है, एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स है, एसेंशियल मेडिसिन है, जनरल प्राइमरी केयर है, जियारेटिक केयर है, और मेंटल हेल्थ है। पैलिएटिव केयर का मतलब मैं बता दूं कि मतलब ऐसे सीरियस इलनेस का जो केयर करना होता है उसको पैलिएटिव केयर बोलते हैं। अलॉन्ग साइड आपके मेडिकेशन चलता रहता है। जेनेटिक केयर ओल्ड एज केयर को बोलते हैं। ठीक है। द नीड फॉर डिजिटल नर्वस सिस्टम। हमें एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इवन विद द इंश्योरेंस और क्लिनिक्स, आपने देखो आपने इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बना दिया, आपने क्लिनिक्स के लिए आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर दिया, पर अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। वो आता है हमारा थर्ड पिलर की तरफ। इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट करता है क्रिटिकल फेलियर। और थर्ड पिलर जो है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। तो पहले उसको लाने का रीजन ही क्यों था? देखो पेशेंट जो है उनको बल्कि फिजिकल फाइल्स को कैरी करना पड़ता था। प्रिस्क्रिप्शन और रिकॉर्ड्स कभी कभी लॉस भी हो जाते थे। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो थे उनमें नीडलेसली आपको बार बार टेस्ट करवाने पड़ते थे फोकट फोकट में। और ये भी था कि कभी कभी जो डॉक्टर्स का मेथड ऑफ ऑपरेंडी होता है या मॉडस ऑपरेंडी होता है वो ब्रेक हो जाता था, क्योंकि पता ही नहीं कि पिछले डॉक्टर ने क्या किया था। तो सिस्टम वल्नरेबल था फ्रॉड्स के लेके। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो थर्ड पिलर है, जो सीमलेसली इन दोनों को इंटीग्रेट करता है, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एंड आपके फाइनेंशियल सेफ्टी को, वो कैसे काम करता है? तो इसने सबसे पहले एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बनाया, जिसको एसेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, टाइमली हो, इंक्लूसिव हो, सेफ हो, एफिशिएंट। तो इसका सेंट्रल कंपोनेंट क्या था? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, एक आईडी बनाया गया, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी नंबर था,
ये हर सिटीजन के लिए यूनिक था। ये अलाउ करता था इंडिविजुअल को कि आप अपने डाटा को लिंक कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक ही जगह पे। क्रूशियल पॉइंट ये था कि पेशेंट्स के पास कंट्रोल है उनके डाटा का, हॉस्पिटल्स के पास नहीं है। एम्पावरिंग द इंडिविजुअल rather than द इंस्टीट्यूशन। देखो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हुए, लैब रिपोर्ट्स हुए, प्रिस्क्रिप्शन हुआ, डायग्नोसिस हुआ, आयुष्मान भारत का ये हेल्थ अकाउंट उस सब चीजों को स्टोर करता था, और उसकी की जो थी वो पेशेंट के पास थी। जब जब किसी डॉक्टर के पास आता था, वो डॉक्टर्स उनसे पूछते थे कि भाई आप कंसेंट दोगे कि नहीं, तो एक डिजिटल फॉर्मेट में कंसेंट आता था उनके फोन में, और उस कंसेंट को यूज करके डॉक्टर्स उनके डाटा को यूज कर सकते थे फॉर लिमिटेड टाइम इंटरवेंशन के लिए। डिजिटल हेल्थ एंड एक्शन इफिशिएंसी एंड गवर्नेंस। देखो अगर मैं आपको सिंपल सी बताऊं तो आपको केस स्टडी पढ़नी चाहिए, ये थी ई संजीवनी की। ई संजीवनी दो मॉडल्स ऑपरेंडी में काम करता है। पहला होता है पेशेंट टू डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन, और दूसरा जो होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ओवर 16 करोड़ टेलीकंसल्टेशन हुआ था, ये कोविड टाइम के पीरियड का ही बता रहा हूँ, हैव बीन कंडक्टेड। ये रिड्यूस करता है ट्रेवल टाइम को, कॉस्ट पर पेशेंट को, स्पेशली इन रूरल एरियाज। वो ईज करता है बर्डन को, फिजिकल हॉस्पिटल के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता है। गवर्नेंस रिफॉर्म क्या है कि डिजिटल हेल्थ जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात नहीं है। इसमें यह है कि हमको डाटा वेयर हाउस चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन सही से करना चाहिए, आउटब्रेक ट्रैकिंग सही से, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपका डिजिटल मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, और आप सर्विलेंस भी बहुत अच्छे कर सकते हो, डिजिटल सर्विलेंस ऑफ डिसीजेस। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्डनेस रह सकता है। तो यूजुअली सर्विलेंस अच्छा हो जाएगा, हेल्थ प्लानिंग में इनेबल करेगा गवर्नमेंट को ट्रैक ट्रैक आउटब्रेक्स, एलोकेट रिसोर्सेज एंड डिजाइन एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज। फिर आता है सिस्टमेटिक गैप्स एंड ह्यूमन एलिमेंट। आपको पहले गैप्स भी समझना चाहिए। गैप्स ये है कि आयुष्मान भारत आया तो सही, 2.3 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्टर्ड किया, 2.3 लाख हेल्थ केयर सिस्टम रजिस्टर्ड किया, पर अभी भी प्राइवेट सेक्टर का उतना ज्यादा एनरोलमेंट नहीं है। 30% प्राइवेट सेक्टर ही एनरोल्ड हुआ था इसमें, 70% अभी भी बाहर है। सिटीज को फियर है कि आप डाटा शेयरिंग होगा, ओवर कंप्लायंस होना पड़ेगा, पोटेंशियल लॉस हो जाएगा उनकी प्राइसिंग ऑटोनॉमी में। जो वो अपने मन चाहे प्राइस रखते थे, ये पैकेज डील में एक स्पेसिफिक और जनरलाइज प्राइस रखा गया, तो वो रख नहीं पाएंगे। डिजिटल डिवाइड हो जाएगा। डिजिटल डिवाइड मतलब देखो सिंपल सी बात है कि जिन लोगों के लिए सर्विसेज प्लान करी गई थी, अगर उन लोगों तक ही ये सर्विसेज नहीं पहुंची तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों जो टारगेट किए गए थे रूरल पॉपुलेशन, और रूरल पॉपुलेशन जो है वो डिजिटली लिटरेट नहीं है। तो ये प्रोमिनेंस दिखा रहा है कि डिजिटल डिवाइड हो सकता है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनका स्मार्टफोन ही नहीं है, स्टेबल इंटरनेट नहीं है। और टेक्निकल रिस्क एंड सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? देखो सबसे बड़ा रिस्क है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी का क्योंकि देखा गया 2024 में कि भाई मालवेयर और रैनसमवेयर अटैक हुए थे, और हेल्थ केयर जो है वो डीपली पर्सनल होता है। अगर थोड़ा सा भी डाटा लीक हो जाए तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, एथिकल वायलेशन हो सकता है, और हमारे पास अभी कोई डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं है। तो इसलिए बहुत नीड है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की, अगर आपको हेल्थ डिजिटल हेल्थ गवर्नेंस को प्रोटेक्ट करना है तो। फिर आता है इंटरऑपरेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स का जो फॉर्मेट होता है डाटा, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स का जो फॉर्मेट होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस का, वो डिफरेंट होता है। तो अगर आप एक डिटेल ओरिएंटेड फॉर्मेट को दूसरे जगह ले जाएंगे तो रीडेबल नहीं होता है। तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो है या लैब्स जो है वो इनके इनकॉम्पिटेबल डाटा फॉर्मेट्स को यूज करते हैं, जिससे रिकॉर्ड्स फ्रेगमेंटेड रहते हैं, अनरिलायबल इलेक्ट और दूसरा अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इश्यूज भी रहते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटर ऑपरेटिबिलिटी को इन्फोर्स करना पड़ेगा। वो स्टैक मॉडल के द्वारा होता है। स्टैक मॉडल एक तरह का डिक्शनरी है। सपोज करो एक मॉडल में डिफरेंट फॉर्मेट की चीजें लिखी है और दूसरा मॉडल डिफरेंट फॉर्मेट का लिखा है, स्टैक मॉडल उसको ट्रांसलेट कर देगा कि भाई ये चीजें वो बोलना चाह रहा है। स्ट्रेंथन रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इसका एग्जांपल है मोबाइल टीवी यूनिट्स जो किए गए थे डिजिटल एक्सरे डायग्नोस्टिक्स के साथ। वो आपकी गांव गांव के लास्ट माइल पर्सन तक टारगेट कर रहा था, और सब हेल्थ सेंटर्स में उस डिटेल्स को भेजा जा रहा था कि भाई ये पेशेंट है, ये डायग्नो आपके एक्सरेज है, आप बताइए क्या हो रहा है। तो ये मोबाइल टीवी यूनिट्स के द्वारा किया गया। प्रमोट एआई कॉशियसली। देखो आप एआई को बहुत अच्छे से यूज करो, पर कॉशियसली यूज करो। अर्ली डिटेक्शन के लिए, ट्राइएजिंग के लिए, हाई बर्डन डिसीज लाइक कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्योंकि बहुत अच्छे सॉल्व कर देगा एआई आपकी प्रॉब्लम्स को, पर कॉशियसली यूज करो। रीइंफोर्समेंट प्लान, पीपल एंड पार्टनरशिप। देखो सिंपल सी बात है, आपको डिजिटल लिटरेसी देने की जरूरत है, वो भी हेल्थ केयर वर्कर्स में। तो आपको मॉड्यूल ऑफ सिलेबस में ही चेंज करना पड़ेगा हेल्थ केयर वर्कर्स के, जैसे एमबीबीएस और नर्सेज जो होते हैं। फिर आता है इंटीग्रेट, वो तो बता ही दिया आपको। फिर आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो जब जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ है तब तक इनोवेशन आया, पर इनोवेशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी में होना चाहिए। मतलब जितना आपने
आपका बनता है उतना ही पैसा लेना चाहिए आपको। हाँ, फिर आता है गवर्नेंस एंड प्राइवेसी। गवर्नेंस एंड प्राइवेसी ये है कि हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा डेटा प्राइवेसी को। हमें ये पेपर पॉलिसीज जो हम बनाते हैं, हमें प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट करना ही पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन लॉस का। इस्टेब्लिशमेंट द कंसेंट एज अ नॉर्म। कंसेंट जो आप लिए जाओगे वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्लियर रूल्स होना चाहिए कि भाई किसके पास डाटा का ओनरशिप है, कौन स्टोर कर रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कुछ हो जाए तो सामने वाले को पता हो कि भाई किसको ब्लेम करना है। अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। भाई डब्ल्यू ने बहुत बार एडवाइस किया है कि इंडियन डिजिटल हेल्थ स्टैंडर्ड को अलाइन करना चाहिए। डब्ल्यू जो ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ सके। तो विजन क्या है? विजन जो है, हमें इक्विटी लाना है। फिलोसफिकल इंटेंट तो यही था कि एक सिस्टम बनाएंगे जहाँ डिजिटल हेल्थ जो है सर्व करेगा इक्वलाइजर की तरह, डिवाइडर की तरह नहीं। समझ में? इसलिए डिजिटल डिवाइड हो रहा है, इसको हम सब सॉल्व करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आज मेरे को लगता है मैंने अपने कोशिश किया हूँ थोड़ा सा और बेहतर करने का। पर कुछ भी कमी रही तो प्लीज बताइएगा। पर मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल फॉर्म में सारी चीजें समझाऊं, वो भी लिमिटेड टाइम में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।